कि योगेंद्र यादव जी के आंकड़े आएँगे, उससे चुनाव तय होगा। तो आज हम पहले जानना चाहते हैं योगेंद्र यादव जी, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या कह रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश? आपका अनुमान क्या है? प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, आपको आप अनम्यूट कर लीजिए योगेंद्र जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप म्यूट हैं। योगेंद्र जी हाँ अनम्यूट कर जी, लीजिए। अब जी, आप जी। मेरी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी, 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 हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आ, एक तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस वक्त मैं एक ट्रैवल कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ही हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आवाज में शायद कुछ ऊंच नीच हो सकती है। दूसरा, आपने कहा कि वो जो आंकड़े मैं एक जमाने में पेश किया करता था, उसके लिए भी मैं कान पकड़ के माफी मांग लूं। वो पूर्व जन्म का काम था, और जैसा मैं कहता हूँ, पहले आ, भविष्य बताने का काम किया करता था, आजकल छोटा मोटा भविष्य बनाने का काम करता हूँ। तो आपके आंकड़ों में मेरी दिलचस्पी रहेगी, लेकिन मैं उसमें कुछ इजाफा अपनी तरफ से नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे लिए तो ये सीखने का विषय है, और मैं भी आपकी तरह बस देखता हूँ, कभी कभी सीखता हूँ इसके बारे में। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे कोई 2 सप्ताह पहले एक मित्र का फोन आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि योगेन जी आप देखिएगा, 10 तारीख से 1 सप्ताह पहले कुछ घटना होगी, और वो घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। और उससे माहौल बदलने की कोशिश होगी। उनका खैर अनुमान था कि वो घटना शायद मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में हो, और साफ उनका इशारा था कि ये होगा हिंदू मुसलमान का मामला। इसलिए जैसे ही कर्नाटका में ये सब बहस शुरू हुई, और ये तथाकथित हिजाब वाला जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ, तो देखते ही मुझे पहले उनका व्हाट्सएप मैसेज याद आया कि देखना, 10 तारीख से 1 सप्ताह पहले कुछ घटना होगी, और वो हिंदू मुसलमान की होगी। प्रयास होगा उत्तर प्रदेश चुनाव को डिरेल करने का, उसके एजेंडा को डिरेल करने का, लेकिन उसकी घटना जो स्थली है वो उत्तर प्रदेश नहीं होगी, ताकि उसको चुनाव से सीधा न जोड़ा जा सके। मैं चाहता था कि आप सब लोग जब अपना विश्लेषण करें तो इस पक्ष को भी थोड़ा सा तवज्जो दें, इसके बारे में भी सोचें कि क्या हो रहा था। योगेंद्र जी मुझे याद है, पश्चिमी मैं आपको उत्तर बीच में प्रदेश। माफ़ी चाहूँगा। योगेंद्र जी बस 1 मिनट की माफ़ी चाहूँगा। मुझे याद है कि शायद मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त है कि बिहार में चुनाव होने थे और उत्तर प्रदेश में अखलाक की घटना हुई थी, आपको याद होगा। उस अखलाक के जी बहाने पूरे जी बिहार जी के जी चुनाव को बदलने की कोशिश की गई। जी 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 जी। और कुछ इस देश में ऐसा पैटर्न बन गया है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ऐसी कोई घटना जरूर घटती है जो अप्रत्याशित बताई जाती है, जिस पे बड़ा स्पॉन्टेनियस सा रिएक्शन होता है, और अचानक इस देश का सारा मुख्य धारा का मीडिया उन खबरों से भर जाता है, और अचानक जो सवाल महंगाई का, सवाल बेरोजगारी का, सवाल लोगों के दैनंदिन जीवन की अवस्था का कहीं पृष्ठभूमि में चला जाता है, और ये हिंदू मुसलमान, स्कार्फ, बुर्का, ये त्रिशूल, भगवा, इसके ऊपर चर्चा चलनी शुरू हो जाती है। और मैं शुक्रगुजार हूं आपका और आप जैसे साथियों का, जो चुनाव का फोकस उन सवालों पे रख रहे हैं जिन पे होना चाहिए। अ, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे चर्चा कर रहे हैं, वो तो आप करेंगे और मैं आपसे सीखूंगा। सच बात है कि मेरे पास इस वक्त सीखने को है, बताने को नहीं। लेकिन एक बात पे मैं टिप्पणी जरूर करना चाह रहा था, वो है भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो कल रिलीज हुआ, जिसको ये कह रहे हैं क्या है, जन कल्याण संकल्प पत्र। एक जी। तो संकल्प पत्र को, संकल्प नाम को इतना छोटा कर दिया है हमने। तो मैंने पढ़ा, साहब, सारा घोषणा पत्र तो आप विश्लेषण करेंगे, लेकिन चूंकि हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस वक्त किसानों के मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, किसानों के सवाल पे सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इसलिए मैंने फटाफट किसानों से संबंधित सारी घोषणाएं पढ़ डाली। और पढ़ने के बाद मुझे 2 बात स्पष्ट हुई। एक तो संकल्प शब्द का कोई अर्थ नहीं है, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता पत्र को कोई पढ़ता नहीं है, और पिछले संकल्प पत्र को भी किसी ने पढ़ा नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस संकल्प पत्र में, तथाकथित संकल्प पत्र में,
2017 की कुछ प्रमुख घोषणाओं को लगभग शब्दशः दोहराया गया है। उन घोषणाओं को जिन पे लागू करने के लिए कुछ नहीं किया गया 5 वर्ष में। मसलन गन्ना किसान को 14 दिन के अंदर उसका सारा पेमेंट दिलवाया जाएगा। अभी 14 दिन का मामला क्या है, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है 14 दिन, तो ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है, सिर्फ यही वायदा है कि कानून को लागू करवाया जाएगा। ये हूबहू शब्दशः यही वायदा भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किया था। अब जाहिर है आप पूछना चाहेंगे कि भाई 2017 के बाद 5 साल में क्या हुआ, क्या पेमेंट हो गया जैसा होना चाहिए था? सच्चाई ये है कि आज भी 2017-18 का पेमेंट भी बाकी है 20 करोड़ रुपया, और 2020-21 का 3,752 करोड़ रुपया पेमेंट बकाया है। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा राज्यसभा में अभी 1.5 महीना पहले 6 दिसंबर को दिया गया उत्तर है। भारत सरकार ने कहा है, मैं नहीं आरोप लगा रहा ये। और ये फिर कह रहे हैं कि सब 14 दिन के अंदर दिलवा देंगे, और अब कह रहे हैं कि ब्याज सहित दिलवाएंगे। मतलब जो न्यूनतम था वो किया नहीं, अब ब्याज का और कह रहे हैं। आप साथी मुझसे बेहतर जानते होंगे, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ब्याज की गिनती हो जाए तो कम से कम 8,700 करोड़ रुपए का ब्याज है जो बकाया है। अब बताइए क्या होगा? बिल्कुल शुद्ध झूठ है। आपकी जानकारी के लिए 2 छोटी छोटी बात और बता दूं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है गन्ने का सवाल। इस बीच हमें पता लगा कि 2 और ऑर्डर हैं अपने ही सरकार के, जिसको भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से उल्लंघन कर रही है गन्ने के बारे में। गन्ने का उसके क्रय केंद्र से लेके मिल तक ले जाने का भाड़ा जो है वो किसान से वसूला जाता है। वैसे तो अपने आप में बात ही गलत है कि किसान से वसूला जाए, लेकिन वसूला जा रहा है। लेकिन उसमें शर्त ये थी, उत्तर प्रदेश सरकार का 2017 का नोटिफिकेशन है, जिसके हिसाब से यह वही मिल वसूल सकती हैं जिन्होंने किसानों को संपूर्ण भुगतान में ब्याज कर दिया हो। इस कैटेगरी में तो कोई भी मिल नहीं आती, तो जाहिर है किसी मिल को चार्ज करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा है। और गन्ने के सवाल पे एफआरपी और एसएपी से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सन 2022-2021 में आया है, उसका भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से यदि एफआरपी एसएपी से ज्यादा हो तो फिर एफआरपी देना पड़ेगा। और हमने ये गिनती करके देखी कि उत्तर प्रदेश की 71 मिल है जहां एफआरपी जो है वो दाम एसएपी से कहीं ज्यादा बनता है, कहीं 10 रुपया, कहीं 20 रुपया, कहीं 22 रुपया तक बनता है, वो नहीं दिया जा रहा। और वो सरकार देखिए धड़ल्ले से ताल ठोक के कह रही है कि किसान को हम पैसा दिलवा देंगे, किसान को बकाया पैसा दिलवा देंगे, ब्याज दिलवा देंगे। और जहां तक मैं देखता हूं मुख्य धारा के मीडिया में कोई उनसे पूछता नहीं, भाई साहब पिछले 5 साल में आपने क्या किया था जो आप अब करवा देंगे। यही बात, लंबी कहानी में आपको बोर नहीं करता, लेकिन यही बात ठीक एमएसपी पे लागू होती है। ये कहते हैं धान और ये सब हम एमएसपी पे खरीद लेंगे। पिछला रिकॉर्ड बताता है कि 1/3 धान नहीं खरीदा इन्होंने कभी भी, और 1/6 गेहूं कभी नहीं खरीदा। ये इनकी सच्चाई है। दूसरा, ये अब कहते हैं, देखिए मजेदार घोषणा हुई है कि मुख्यमंत्री एक नया कोष बनेगा, मुख्यमंत्री सिंचाई योजना, 5,000 करोड़ का कोष बनेगा। तालियां पिट गई, लड्डू खिला दिए। फिर हमने 2017 का इनका घोषणा पत्र देखा। 2017 में इन्होंने कहा था संजय भाई कि 20,000 करोड़ का कोष बनेगा, उसको कोई नहीं हुआ। 20,000 करोड़ की घोषणा करके कुछ नहीं किया, और अब कहते हैं 5,000 करोड़ होगा। अब आप ही सोचिए किस तरह का भद्दा मजाक है ये प्रदेश के साथ, कि इस तरह की घोषणाएं हो जाती हैं। और जहां तक मैंने देखा मुख्य धारा मीडिया में किसी ने आज इनकी खबर नहीं ली है कि कमाल की बेशर्मी है, इस तरह की घोषणाएं आप एक के बाद एक करते जा रहे हैं और उस पर कोई अमल नहीं है। बिजली के बारे में तो खैर आप सब जानते ही होंगे, पिछली बार घोषणा थी पर्याप्त और सस्ती बिजली की, और पूरे देश में सबसे महंगी बिजली इन्होंने दे दी। छोटी सी घोषणा ये कर डाली 6 फूड पार्क बनाएंगे साहब इस बार। आपको पता है संजय भाई, पिछली बार भी एग्जैक्टली यही घोषणा इन्होंने की थी कि 6 फूड पार्क बनाएंगे, बना एक भी नहीं।
तो कितनी चीजें गिनवाई जाए। एक आखिरी चीज गिनवा के मैं मुक्त कर देता हूं। इस घोषणा पत्र में ये भी बताया गया है कि किसान को सोलर पंप दिए जाएंगे। सो मुझे दिमाग ठनका कि नहीं, कुछ पंप वाली बात तो पिछली बार भी थी। पिछली बार कुछ एनर्जी एफिशिएंट पंप देने थे, पता है कितने देने थे? सरकार ने खुद लक्ष्य तय किया था 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 लाख एनर्जी एफिशिएंट पंप देने का लक्ष्य था। और पता है कितना हुआ है? 6,800। 10 लाख का लक्ष्य, 6,800 दिए हैं। और फिर धड़ल्ले से कह रहे हैं कि 5 साल और देंगे। वो तो शुक्र है आप जैसे लोगों का और इन कार्यक्रमों का, जिसमें थोड़ा सा इस सच्चाई की खबर ली जा सकती है कि ये क्या हो रहा है। इस तरह का मजाक जो इसके नाम पर, घोषणा पत्र के नाम पे हो रहा है, उसका पूरा सच प्रदेश की जनता को और खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को तो पता लगना चाहिए। माफ बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है थोड़ा योगी। समय ले लिया, नहीं लेकिन नहीं, ये तो मेरे योगी जी दिमाग में आपको था तो मैंने आपको कहा। हमारे सारे दर्शक आपको सुनना भी चाहते थे। और एक चीज आपने योगी जी बहुत अच्छी करी है कि आप और आपके किसान संगठनों ने इस देश में कुछ इतिहास बनाए हैं। अन्ना आंदोलन के बाद एक निराशा का माहौल था और लोग मान रहे थे कि आंदोलन के जरिए कुछ व्यवस्था चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आपके आंदोलन ने बहुत सारी व्यवस्था चेंज करी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने 2 दिन पहले कहा कि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए हम सरकार का विरोध करेंगे। ये फैसला इतना देर में क्यों किया योगेश जी आपने? ये फैसला फैसला देरी से नहीं किया। दरअसल 9 दिसंबर को सरकार ने हमें चिट्ठी दी। चिट्ठी में सरकार ने कहा, 5 लिखित वादे किए। कहा कि एमएसपी पे कमेटी बनेगी, कहा कि किसानों को के खिलाफ जो केस है वापस लिए जाएंगे, शहीद किसानों को मुआवजा मिलेगा, इत्यादि इत्यादि लिख के कहा सरकार ने। हमने तभी कह दिया था कि हम 15 जनवरी को मीटिंग करेंगे जिसमें सरकार के इन दावों की समीक्षा करेंगे। 15 जनवरी को हमने पाया कि इनमें से एक भी वादे पर सरकार ने अमल नहीं किया था। तो 15 जनवरी को ही हमने कहा था कि हम 31 जनवरी को एक पूरे देश भर में हम वादा खिलाफी का एक दिन, विश्वासघात दिवस मनाएंगे, जो हमने मनाया। और हमने तभी घोषणा कर दी थी कि अगर तब तक भी ना किया तो फिर हम उत्तर प्रदेश में जाके जनता से अपील करेंगे। तो 31 जनवरी तक हमने इंतजार जरूर किया, क्योंकि क्या होता है कि सरकार, अगर आप तत्काल कर दो तो सरकार भी कहती है देखिए इन लोगों ने तो इंतजार नहीं किया, देखिए ये लोग तो सिर्फ हमारा विरोध करने की नीयत से यहाँ बैठे हुए थे। वो करने के बाद 3 तारीख को हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि अब हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ये यूपी मिशन यूपी चलाएंगे और किसान से केवल एक पंक्ति की अपील करेंगे कि इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दीजिए। आप कह सकते हैं कुछ देरी हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि गांव गांव तक, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये मैसेज पहुंचा हुआ है कि किसान आंदोलन की क्या समझ है। और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, उनमें से कोई भी बीजेपी की तरफ रुझान करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। योगेंद्र यादव जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये कहा जा रहा है कि जो जाट बेल्ट है, जो गन्ना उगाती है बेल्ट, वहां के किसान तो टिकैत जी और आपके आंदोलन से जुड़े हैं, लेकिन जो किसान आलू उगाते हैं, खासतौर से जाट समुदाय जो आलू उगाता है, वो आप उस पे आपके आंदोलन का असर नहीं है, वो आपकी बात नहीं मान रहा। मेरा सवाल ये है कि आपकी इस सरकार के विरोध का कितना असर पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वोटिंग पर? आलू की एक बात कह दूं, पिछले साल 2017, पिछले साल नहीं 2017 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि आलू और प्याज इन दोनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट इन शब्दों में वायदा किया गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उस पे मुझे लगता है वो शायद नेट की प्रॉब्लम हो गई। हमारे साथ नहीं था। संतोष भारतीय, योगिन जी शायद आपका नेट, जी योगिन जी प्लीज आप, हाँ जी कंटिन्यू करिए। गिर गए, आलू का दाम और गिर गए और आलू का किसान बेहद परेशान हुआ। तो मैं नहीं समझता कि आलू के किसान की स्थिति गन्ने के किसान से या बाकी किसी किसान से कोई 2 पैसा भी बेहतर होगी। और आपको बेहतर पता होगा कि उस बेल्ट के अंदर क्या स्थिति है। लेकिन मेरा मानना है
कि ये जो किसान आंदोलन का जो असर है वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो दिखेगा, बड़े पैमाने पर दिखेगा। चर्चा केवल जाट समुदाय की होती है, क्योंकि एक लोगों के मन में एक बैठ गई है बात कि किसान का मतलब जाट, जाट का मतलब किसान, इसलिए चर्चा के रूप में मुहावरे के तौर पे जाट की केवल बात होती है। लेकिन अगर मैं दूसरे समुदाय देखूं जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं, चाहे गुज्जर समुदाय की आप बात कर लीजिए, बाकी समुदाय भी, यादव तो इस इलाके, लेकिन कृषि से जुड़े हुए जितने भी समुदाय हैं, कमोबेश उन पे कुछ असर आपको दिखाई देगा। जाहिर है हर वर्ग पे, हर समुदाय पे बराबर असर दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका असर होगा। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होगा ही होगा। कितना नुकसान होगा अब ये आप बताएंगे, आपके आंकड़े बताएंगे और मैं सुनूंगा। बिल्कुल कुछ